दोस्तों, बहुत ही मजे की एपिसोड अब सबसे एक शको है। मैं आपके लिए इतनी मजे की एपिसोड अपलोड करता हूं मगर आपकी तरफ से सब्सक्राइब बहुत कम होते हैं। आज सब दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करो, शुक्रिया। एपिसोड बहुत मजे की होने वाली है। चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। शक्ति राम ने कहा, पहले यहाँ घोड़े और खच्चर बन देती थे, फिर उसे हम जैसे गरीब इंसानों का अड्डा बना दिया गया। हम हर साल महीना आकर शहर आते हैं, 150 रुपए महीने में खोली मिल जाती है। मुझे पूजा की बात याद आ गई। इसका अंदाजा किस कदर दुरुस्त था कि शक्ति इस शहर का रहने वाला नहीं हो सकता। बातें तो बाद में होंगी, पहले ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है। ये गोली गालबन कल रात तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी टांग में लगी है? भानु ने बताया था। उसने मेरी बात काट दी। नहीं, भानु ने सिर्फ इतना बताया था कि तुम जख्मी हो, मैंने जवाब दिया। कल रात तुम जिस मिशन पर गए थे वो ऐसा ही था। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है गुरु, शक्ति ने कहा। फिर भानों की तरफ देखते हुए बोला, यहां खड़े खड़े और मेरी शक्लें किया देख रहा है? भाग के जा और छीले के ढाबे से गुरु के लिए चाय लेकर आ। भानो सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। हाँ तो कल रात क्या हुआ था? मैं जल्द ही असल मौजू पर आ गया। मैं पूजा के कॉटेज से निकलकर सीधा रेड लाइट एरिया आया था और वहां से भानों के साथ यहां आ गया। रास्ते में कल की सूरत हाल के बारे में कुछ पता नहीं चल सका था। तुम्हारी इत्तिला बिल्कुल दुरुस्त थी गुरु, मगर हमसे थोड़ी सी गलती हुई, शक्ति ने कहा। तुमने खबरदार कर दिया था कि वहां निरंजन के 2-3 आदमी और होंगे, लेकिन जल्दबाजी में मैं ज्यादा बंदोबस्त न कर सका था। कुल 4 आदमी थे और हथियार सिर्फ 2 के पास थे, जबकि उन लोगों के पास खतरनाक किस्म की ऑटोमेटिक कलाशिन थी। शीला इस धोखे में मारा गया। इसके पास आला था और वो कॉटेज के अंदर घुसता चला गया। वो बेदार आदमी था मगर जरा बेवकूफ भी, इसलिए मारा गया। निरंजन का क्या हुआ? मैंने शीला की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए पूछा। वो भी जख्मी हुआ था। मैं एक बार फिर चौंक गया। भागते हुए इसकी टांग पर मेरी 2 लगी थीं, शक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर उनके पास गाड़ी ना होती तो उनमें से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा सकता था। यहां तुम्हें कोई खतरा तो नहीं? मैंने कहा। मेरा मतलब है, निरंजन से पहले भी तुम लोगों की झड़प हो चुकी है। तुम्हारा एक दोस्त शीला उनके हाथों मारा गया है। इसकी लाश तुम लोग अपने साथ तो नहीं ला सके होंगे। अगर वो लाश शनाख्त कर ली गई तो वो लोग तुम तक पहुंच सकते हैं। शीला की लाश शनाख्त के काबिल रही कहां? शक्ति ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। भाग गए साले, शक्ति ने कहा। बुज़दिल थे, पूरी तरह मुसल्ला होने के बावजूद हमारे सामने न टुक सके। अपने एक आदमी की लाश छोड़कर भाग गए वो लोग। और कौन था वो? मैंने चौंक कर पूछा। अबे, शक्ति ने जवाब दिया, वो भी हमारी तरह बदमाश था, पर जरा ऊंचे दर्जे का। बड़े होटलों और नाइट क्लबों में दादागिरी करता था। अब नर्क में दादागिरी करेगा। मगर निरंजन भी जिंदगी भर याद करेगा। उस वक्त कहीं पड़ा अपने जख्म चाट रहा होगा। वो कॉटेज के अंदर घुस गया था जहां इसे छलनी कर दिया गया और फिर उन लोगों ने भागते हुए कॉटेज को आग लगा दी थी। शीले की लाश भी कॉटेज के साथ जलकर राख हो गई थी। और अजय की लाश? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। इसे भागते हुए कॉटेज से कई गज दूर भानों की गोली लगी थी, खोपड़ी के पिछले हिस्से उड़ गए थे। लेकिन गुरु, तुम क्यों परेशान हो? अगर कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं यहां बिल्कुल महफूज हूं। मुझे फिक्र इसलिए है कि निरंजन के साथ इस कॉटेज में एक ऐसा आदमी भी था जिसे दुनिया का खतरनाक आदमी कहा जा सकता है, मैंने कहा। इस मौके पर मैंने इसे मनी लाल के बारे में बता देना मुनासिब समझा। कौन? शक्ति ने के वहे से मेरी तरफ देखा। मनी लाल, मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। क्या? शक्ति उछल पड़ा। टांग को झटका लगने से इसके मुंह से करा निकल गई। तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैंने जवाब दिया। कल रात में इसे इस कॉटेज से निकालना चाहता था। इस मकसद के लिए तुम्हारा इंतखाब मैंने इसलिए किया था कि मुझे तुम्हारी जुर्रत और जहानत पर विश्वास था और तुम मेरे विश्वास पर पूरे उतरे। गुरु, वो मेरे चेहरे पर नजर जमाते हुए बोला, मत तुम वो तो नहीं जो तुम ठीक समझ रहे हो। शक्ति, मैंने बात काट दी। मैं तुम्हें समझा चुका हूं और तुम भी जानते हो कि मनीलाल एक ऐसा जहरीला नाग है जो अपने जहर से हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार चुका है।
पिछले दिनों उसने मंदिर को आग लगवा दी जिसमें सैकड़ों यात्री जलकर राख हो गए थे। मैं ठीक कह रहा हूं। इसका मतलब है कि तुम्हारा असल टारगेट निरंजन नहीं, मनीलाल था, उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। निरंजन के बारे में नफरत भरे ख्यालात जानकर तुमने मौका से फायदा उठाया और हमें इस काटेज का पता बता दिया था। दरअसल तुम निरंजन को नहीं, मनीलाल को मरवाना चाहते थे। मनीलाल को मारना? तुम जैसे आदमियों के बस की बात नहीं। इसकी मौत तो मेरे हाथों लिखी है। तुम भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करोगे कि ऐसे राकेशस का तो वजूद धरती से मिटा देना चाहिए। मंदिर को आग उसने लगाई थी, शक्ति के लहजे में बेयकीनी थी। मेरी बातों से इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए थे। उसने इल्जाम मुझ पर लगाया था, मगर हकीकत यही है कि मंदिर को आग उसने लगवा दी थी, क्योंकि उसे डर था कि मैंने इस मंदिर में पनाह ले रखी है। मैंने जवाब दिया। इसमें शुबा नहीं कि एक दिन पहले तक मैं इस मंदिर के पुरोहित पंडित रोहन के पास पनाह लिए हुए था, लेकिन जब मनीलाल ने मंदिर को आग लगवाई, इस रोज में वहां नहीं था। कल रात जो औरत मेरे साथ थी, वो इस बात की तस्दीक कर सकती है। वो पहले मनीलाल ही के साथियों में से थी, लेकिन अब मेरे लिए इसने भी अपना जीवन खतरे में डाल रखा है। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाते हुए बोला, मैं तुम्हें पहले ही गुरु मान चुका हूं, अब तो तुम्हारा गुलाम हूं। तुम जो कहो वही करूंगा। ठीक है, मैंने इसका हाथ थाम लिया। इस सिलसिले में बाद में किसी वक्त तफसील से बात करेंगे। इस वक्त भानो कमरे में दाखिल हुआ। उसने हाथ में एक छींका उठा रखा था जिसमें चाय के 3 गिलास रखे हुए थे। उसने लालटेन एक तरफ सिरका कर तीनों गिलास मेज पर रख दिए और छींका दरवाजे के पीछे उछाल दिया। वो खुद दूसरी चारपाई पर बैठ गया। मैंने गिलास उठाकर चाय की 2-3 चुस्कियां भरीं। अच्छी चाय थी। गिलास मेज पर रख दिया और जेब से 2000 रुपए के नोट निकालकर शक्ति के तकिए के नीचे रख दिए। तुम कोई बात नहीं करोगे? मैं शक्ति के चेहरे के तासुरात देखते हुए बोला। ढंग से अपना इलाज करवाओ और जल्दी से अच्छे हो जाओ। अभी तुम लोगों को काम करना है। और तुम्हारा तीसरा दोस्त कहाँ है? क्या नाम है इसका? मैंने तीसरी चारपाई की तरफ देखा। मिट्ठू राम। वो इलाके में घूम रहा है, शक्ति के बजाय भानो ने जवाब दिया। हम बातें करते और चाय पीते रहे और फिर भानो खाली गिलास लेकर चला गया। कहाँ के रहने वाले हो? मैंने शक्ति की तरफ देखते हुए कहा। मुझे तुम पर विश्वास तो नहीं निकलते, और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो तुम्हारा ताल्लुक भी किसी अच्छे और शरीफ घराने से है। मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूं। मेरा ताल्लुक वाकई एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ घराने से था, मगर अब वो खानदान ही मिट चुका है, शक्ति राम ने कहा। हम 2 बहन भाई थे। मेरी बड़ी बहन पुष्पा थी। मेरे पत्ताजी का इंतकाल तो इस वक्त हो गया था जब मेरी उम्र सिर्फ 6 साल थी। उनका सारा कारोबार माताजी ने संभाल लिया। वो बड़ी हिम्मत वाली औरत थीं। अहमदाबाद में हमारी खिलौने बनाने की फैक्ट्री थी, जिसके तैयार किए हुए खिलौने पूरे भारत में बेहद पसंद किए जाते थे। मुझे याद है कि हम जिस बंगले में रहाइश पजीर थे, वो महल की तरह बहुत वसी व अरीज और शानदार था। 1 साल बाद माताजी का भी इंतकाल हो गया। सारा बिजनेस मेरे ताऊ ने संभाल लिया। उन्होंने मेरी बहन की शादी अपने आवारा और शराबी बेटे से कर दी। इसके चंद महीनों बाद मुझे सैकड़ों मील दूर बंगलोर के एक अनाथे आश्रम में दाखिल करा दिया गया। आश्रम वालों को अच्छी खासी रकम दी गई थी। वो मेरी कड़ी निगरानी रखते। 1 साल तक तो मुझे बंगले ही से नहीं निकलने दिया गया। मैं तकरीबन 6 साल इस अनाथे आश्रम में रहा और फिर मुझे एक जराइम पेशा गिरोह के हाथ फरोख्त कर दिया गया। वो लोग मुझे बम्बे ले गए। अनाथे आश्रम में मुझे बातों ही बातों में ये बावर कराने की कोशिश की जाती रही थी कि मैं एक बहुत गरीब घराने का फर्द हूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन मैं अपने मरहूम माता पिता और अपनी बहन को कैसे भूल सकता था। मुझे वो शानदार बंगला भी याद था जहां मेरी जिंदगी के इब्तिदाई 7 साल गुजरे थे। बम्बे आने के बाद मैंने 1-2 मर्तबा भागने की कोशिश की थी, मगर वो बड़ा मुंतजिम था। वो लोग 9 उम्र लड़कों से वारदातें करवाते थे और हर एक पर कड़ी नजर रखी जाती थी। मुझे मार पेट और जेब तराशी सिखाई गई।
एक रोज सिनेमा के सामने एक आदमी की पॉकेट मरते हुए मैं पकड़ा गया। भागने की कोशिश में वो आदमी जख्मी हो गया। अदालत से मुझे 7 साल की सजा हो गई। मैं जेल में भी दंगे फसाद करता रहा, जिससे मेरी सजा बढ़ती रही। कई वार्डन मेरे हाथों जख्मी हो चुके थे और हर मर्तबा मेरी सजा में इजाफा होता रहा। इस तरह मुझे 7 के बजाय 12 साल जेल में गुजारने पड़े। जब मैं जेल से रहा हुआ तो मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी। बचपन की यादें अब भी मेरे जहन में ताज़ा थीं। जेल से बाहर आते ही कई गिरोहों के लोगों ने मुझे अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी, मगर मैं उनसे दूर हटता रहा। चंद रोज बम्बे में गुजारने के बाद मैं अहमदाबाद आया। मेरे ताऊ अगरचे 60 साल का हो चुका था, लेकिन वो अब भी इस तरह हटा-कटा था जैसा मैंने इसे बचपन से देखा था। उसने मुझे पहचाने से भी इनकार कर दिया। इस वक्त ये सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ कि शादी के 1.5 साल बाद मेरी बहन का भी इंतकाल हो गया। किचन में काम करते हुए इसके कपड़ों में आग लग गई थी और वो जलकर मर गई थी। बहन की मौत के बाद ताऊ ने सारी जायदाद अपने नाम मुंतकिल करा ली थी और मेरे बारे में ये मशहूर कर दिया था कि मेरा एक हादसे में इंतकाल हो गया था और लोगों के सामने मेरा क्रियाक्रम भी कर दिया गया था। ताऊ और उसके बेटे ने जिस तरह मुझे धक्के देकर घर से निकाला था, वो मैं आज तक नहीं भूल सका। मुझे यकीन हो गया कि जिस तरह मुझे अनाथ आश्रम में दाखिल करा दिया गया था, इस तरह मेरी बहन को भी खत्म कर दिया गया था ताकि ताऊ हमारी जायदाद पर कब्जा कर सके। ने ताऊ और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा कर दिया, मगर इसका हश्र वही हुआ जो होना चाहिए था। मैं कलाश था, ताऊ के पास दौलत थी। उसने साबित कर दिया कि इसके भतीजे का इंतकाल जेल ही में हो गया था और मैं फराडी हूं। मुकदमा खत्म होने के बाद मैं वापस बम्बे चला गया। वहां मैंने अपने कुछ हिमायती पैदा कर लिए। ये भानो, राजू और मिट्ठू राम मेरे इस वक्त के दोस्त हैं। उन्होंने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। 2-3 महीनों के बाद मैं एक रोज चुपके से अहमदाबाद आ गया और अपने ताऊ को खत्म कर दिया। ताऊ के बेटे ने पुलिस में मेरा नाम लिखवा दिया था। तीसरे दिन मुझे बम्बे से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मैंने अदालत में साबित कर दिया कि जिस रात अहमदाबाद में मेरे ताऊ का काम हुआ, इस रात में बम्बे में मौजूद था। मुझे खत्म के इल्जाम से बुरी कर दिया गया, मगर पुलिस मेरे पीछे पड़ गई थी। मुझे बम्बे में भी चीन से नहीं मिलने दिया गया। मैं अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ शहरों में फिरता हुआ जयपुर आ गया। हम चारों मेहनत मजदूरी करके शराफत की जिंदगी बसर करना चाहते थे, मगर हमारे हाथों पर जराइम पेशा होने के ठप्पे लग चुके थे, हमारे दामन दागदार हो चुके थे। आखिरकार हमने इस दलदल में उतरने का फैसला कर लिया। 4 साल पहले हम यहां आए थे। यहां सीजन चल रहा था, बड़ी रौनक थी। यहां हमारी दादागिरी चल गई और फिर हम हर साल सीजन में यहां आते थे। यहाँ के छोटे छोटे मकामी गुंडों ने भी हमारी बरतरी मान ली, ताहम 1-2 बड़े गुंडे ऐसे थे जो हमारे लिए खतरा थे, मगर हमने उनसे मुंह लगने की कोशिश नहीं की। ये सीजन हमारे लिए बहुत बुरा साबित हुआ। यहाँ के हालात एकदम बिगड़ गए थे। रौनक अलिफाजड़ गई। मनी लाल के आदमियों ने खौफ व हरास फैला दिया। सैर व तफरी के लिए आने वाले लोग वापस जाने लगे। यही लोग दरअसल हमारी आमदन का जरिया बनते थे और इस रोज तुम्हें देखा तो मेरा हाथ ठनका था। मेरा ख्याल था कि हमारी रोजी में लात मारने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने तुमसे अलगने की कोशिश की थी, मगर क्या पता था कि तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो जाओगे। मैंने तो हाथी तुम्हें गुरु मान लिया है। वो चंद लम्हों को खामोश होकर फिर बोला, इसमें शुबा नहीं कि मनी लाल वाकई दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी है, कोई इसके सामने नजरें नहीं उठा सकता, मगर तुमने इसे ठोकरों का नाच नचा दिया है। जो धरती पर बोझ है, इसे धरती को इस बोझ से निजात दिलानी है। मैंने इसे ये बताने की जरूरत नहीं समझी थी कि मैं दरअसल मनी लाल को खत्म क्यों करना चाहता हूं। ठीक है, मैंने उठते हुए कहा, तुम अपना इलाज करवाओ और आराम करो, मैं 1-2 दिन बाद तुमसे मिलूंगा। अपने तो बर वक्त हाजिर हूं गुरु, शक्तिराम ने कहा। उस वक्त भानो भी वापस आ गया। मैंने इन दोनों से हाथ मिलाया और इस कदीम अस्तबल से बाहर आ गया।
राजिंदर मार्ग पहुंचने में मुझे चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। उस वक्त 9 बजने वाले थे। मैं प्रेम निवास रेस्तोरां में देवी से मिलना चाहता था। गुज़िश्ता कुछ दिनों से वो पूरी तरह ड्यूटी पर रह रही थी। इस रात जब पहली मर्तबा देवी से मुलाकात हुई थी तो मैं इसे एक नाइट क्लब में ले गया था, जहां मनी लाल को आते देखकर मैंने अपना प्रोग्राम बदल दिया था और इसे हाल ही में छोड़कर एक वेटर के भेस में दफ्तर वाले कमरे में घुस गया था, जहां मनी लाल से दो हाथ करने के बाद पिछली खिड़की से फरार हो गया था। देवी क्लब ही में रह गई थी। बाद में मुझे ख्याल आया था कि चूंकि देवी को मेरे साथ क्लब में दाखिल होते हुए देखा गया था, इसलिए हो सकता है कि बाद में इसे पकड़ लिया गया हो और तशद्दुद करके इसे मौत के घाट उतार दिया गया हो। लेकिन कई रोज बाद देवी को जिंदा सलामत देखकर मुझे इत्मीनान हुआ था। पिछले इन चंद दिनों के दौरान में 3-4 मर्तबा प्रेम निवास रेस्तोरां में गया था और जानबूझकर ऐसी मेज पर बैठा था जहां देवी ग्राहकों को सर्व करती थी। सिर्फ एक मर्तबा इसने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा था, मगर वो मुझे पहचान नहीं सकी और मुझे यकीन था कि वो आज भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। मैं रेस्तोरां में दाखिल हुआ तो देवी को देखकर मुझे इत्मीनान सा हुआ, लेकिन मैं इसकी मखसूस मेज़ों में से किसी पर बैठने के बजाय दूसरी मेज़ पर बैठ गया, जहां नाले कदम एक और सांवली सी लड़की सर्व कर रही थी। रेस्तोरां में इस वक्त ज्यादा रश नहीं था। कई मेज़ें ऐसी थीं जिन पर सिर्फ एक आधो गाहक बैठे हुए थे। मैं चाय के साथ सैंडविच मंगवाता रहा और देवी की तरफ देखता रहा, जो अपनी मेज़ों पर गाहकों को सर्व करने में मसरूफ थी। ठीक 10 बजे देवी काउंटर पर हिसाब किताब देकर रेस्तोरां के पीछे एक दरवाजे में दाखिल हो गई। मैं समझ गया कि इसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी। मैंने वेट्रेस को बुलाकर बिल अदा किया और रेस्तोरां से बाहर आकर गली के दूसरी तरफ खड़ा हो गया। तकरीबन 10 मिनट बाद देवी रेस्तोरां से बरामद हुई। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी, बैग कंधे पर लटका हुआ था। दराज कद और गुदाज और सिडोल जिस्म होने की वजह से सस्ते में लिबास भी देवी पर खूब जच रहा था। उनके गोल मटोल कूल्हों की थरथराहट जानलेवा थी और मैं वहां खड़ा इसे देखता रहा। वो तकरीबन 10 गज आगे निकल गई तो मैं भी हरकत में आ गया और अगले मोड़ तक पहुंचने से पहले ही इसके बराबर पहुंच गया। हेलो सोहनियो क्ले क्ले कत्थे सीरा हवन डाहे ने, मैंने इसके साथ साथ चलते हुए पंजाबी में कहा। वो चौंक गई। उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। इसके होंठों पर मुस्कुराहट आई। मेरा कोई जाना नहीं, नहीं, क्यों मेरे नाल चलना है? इसने भी पंजाबी में ही बात की थी। बहुत गुड, कहाँ चलना है? मैंने मुस्कुराकर कहा। जहां कहो, मगर 200 रुपए होंगे। रात भर अपने पास रखना चाहो तो 1000। इसने 2 टोक अल्फाज में अपनी फीस बता दी। नो प्रॉब्लम, मैंने कहा, मगर मैं गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ हूं जिसकी बदसूरत मालिका खूबसूरत लड़कियों से एलर्जिक है। तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। तुम्हारा घर कैसा रहेगा? मैं रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। ऐसी सूरत में 125 रुपए घर का किराया भी होगा, देवी ने कहा। मैं दिल ही दिल में मुस्करा दिया। वो 100% कारोबारी लहजे में बात कर रही थी। नो प्रॉब्लम, मैंने फिर वही अल्फाज दोहराए। हम कुनट हाउस पैलेस हाउस के पहलू से गुजरते हुए अगबी गली में आ गए और फिर एक और गली में मोड़कर देवी एक खूबसूरत मकान के सामने रुक गई। उसने बैग में से चाबी निकालकर बाहर का दरवाजा खोला और पहले मुझे अंदर दाखिल होने के लिए रास्ता दिया, फिर खुद अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। ये निहायत मुख्तसर सा आंगन था। बाईं तरफ की दीवार से मुझे अंदाजा हो गया कि इस आंगन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था और जब हम मकान में दाखिल हुए तो मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। मकान को अंदर से भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। इस तरफ 2 कमरे थे, पिछली तरफ बाथरूम था और एक छोटा सा किचन भी था। देवी मुझे जिस कमरे में लेकर आई, इसमें एक डबल बेड, 2 कुर्सियां, एक छोटी टेबल और जरूरत की सिर्फ चंद चीजें थीं। एक तरफ दीवार में अंदरूनी अलमारी भी बनी हुई थी। देवी ने ताला खोलकर अपना बैग अलमारी में रखा और बेड के करीब कुर्सी पर पड़ा हुआ नाइट ड्रेस उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। मैं कुछ देर खड़ा उधर उधर देखता रहा और फिर एक कुर्सी पर बैठ गया।
देवी की वापसी तकरीबन 4-5 मिनट बाद हुई थी। इसे देखते ही मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया, सांस की रफ्तार एकदम तेज हो गई और सनसनी की लहरें पूरे जिस्म में फैलती चली गईं। देवी बेड की पुश्त से टेक लगाकर इस तरह बैठ गई कि मेरे होश भी कहीं उड़ गए। आज मैं बहुत थकी हुई हूं, वो तो ये, लेकिन अंगड़ाई लेते हुए बोली। रेस्तोरां से निकलते ही दिल चाह रहा था कि घर जाते ही बिस्तर पर गिर कर सो जाऊं, मगर तुम्हारे मुंह से पंजाबी सुनी तो तुम्हें इनकार न कर सकी। घर से दूर किसी को अपनी जबान बोलते देखकर खुशी होती है। पंजाब में कहाँ के रहने वाले हो? मैं कसूर का रहने वाला हूं देवी जी, मैंने जवाब दिया। तुम भूल गई हो, हम चंद रोज पहले मिल चुके हैं, मैंने कहा। क्या? उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दें। शायद वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। कई रोज पहले मुझे एक पंजाबी नौजवान मिला था जो मुझे बिल्लाक होटल ले गया था, और वहां वो कहते कहते रुक गई। इसकी आंखों में वहशत सी उभर आई थी। तुम वही तो नहीं? बिल्कुल वही हूं, मैंने मुस्करा कर जवाब दिया। मगर डरने की जरूरत नहीं। इसके बाद भी मैं कितनी मर्तबा रेस्तोरां में आया हूं। परसों रात भी आया था, मेरे साथ एक खूबसूरत औरत थी। तुमने हमें चाय सर्व की थी। इस दौरान एक और खूबसूरत औरत भी वहां आ गई थी। करिश्मा? इसके मुंह से बेइख्तियार निकला। हाँ, मेरे होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा दिमाग घूम रहा है। उसने टांगें समेटकर सर को दोनों हाथों में थाम लिया। इस रात तुम होटल के मालिक शोशांत पंडित को उड़ाने और मनी लाल को जख्मी करके भागे थे। तुम तो फरार हो गए थे और मनी लाल के आदमियों ने होटल में कियामत मचा दी थी। मैं इस रात बाल बाल बच्ची थी। वो खामोश हो गई। चंद लम्हों बाद इसने सर से हाथ हटाए और मेरी तरफ देखते हुए बोली। गड़बड़ का एहसास होते ही मैं पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई थी। अगर चंद मिनट वहां रुकती तो मुझे मार दिया जाता। उन्हें इस औरत की तलाश थी जिसके साथ तुम होटल में दाखिल हुए थे। मैं बड़ी मुश्किल से छपती छुपाती यहां तक पहुंची थी और फिर 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकली। मैं जानती थी कि अगर पहचान ली गई तो जिंदा नहीं बचूंगी। उस वक्त तो बच गई थी, मगर अब तुम फिर आ गए हो। मगर इन लोगों को शुबा भी हो गया तो तुम्हारे साथ मेरे भी जिस्म के टुकड़े कर देंगे। परेशान क्यों होती हो देवी? मैंने कहा। मनीलाल के आदमी पिछले 3 महीनों से मेरी तलाश में हैं और आज तक मेरा सुराग नहीं लगा सके, हालांकि मैं आजादी से घूम फिर रहा हूं। पहले तो किसी ने मुझे तुम्हारे साथ आए हुए नहीं देखा, और बिलफर्स किसी ने देख भी लिया होगा तो वो नहीं समझ सकेगा कि मैं कौन हूं। तुम कहते हो वो लोग तुम्हें नहीं पहचानते, लेकिन कल करिश्मा भी तुम्हारे साथ बैठी हुई थी। इस शहर का कुछ कुछ जाना है। वो मनी लाल की रखियल है और बहुत खतरनाक औरत है। क्या वो तुम्हारे बारे में मनी लाल को नहीं बता देगी? इसके बता देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने जवाब दिया। कल मैंने जाकर अपने आप को इस पर जाहिर किया था। दरअसल उसके जरिए मैं एक पैगाम मनी लाल तक पहुंचाना चाहता था। मैंने जानबूझकर करिश्मा की मुलाकात के सिलसिले में थोड़ा सा झूठ बोला। फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, तुम अरसा से यहां रह रही हो, मनी लाल के बारे में मुझसे ज्यादा जानती हो। वो इंसान नहीं, शैतान है, हजारों बेगुनाह लोगों का कातिल। क्या ऐसे शख्स को जिंदा रहने का हक हासिल है? मैं एक बार फिर खामोश हो गया। मैंने देवी पर भी वही हथकंडा इस्तेमाल किया जो शक्ति पर भी कामयाबी से आजमा चुका था, और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद मैं देवी को भी कायल करने में कामयाब हो गया कि मनी लाल जैसे शख्स को जीने का कोई हक हासिल नहीं है। ऐसे लोगों का तो वजूद ही मिटा देना चाहिए। देवी की बातों से मुझे अंदाजा हो गया था कि वो दहशतगर्दी के कैंप के बारे में कुछ नहीं जानती थी। कैंप की तबाही के बाद आम शहरियों की तरह इसे भी सिर्फ इतना मालूम हुआ था कि वो भारतीय सीनों की तरबियत का कैंप था जिसे एक पाकिस्तानी आतंकवादी ने तबाह कर दिया था, और दहशत फैलाने के लिए इस दहशतगर्द ने एक मंदिर को भी आग लगा दी थी जिसमें सैकड़ों बेगुनाह जल कर राख हो गए थे। ऐसा नहीं है, मैंने उसे समझाते हुए कहा।
वो भारतीय सेना है कि ट्रेनिंग का नहीं, इन दहशतगर्दों की ट्रेनिंग का कैंप था जिनके जरिए पाकिस्तान में तबाही फैलाई जा रही है। हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। तुम्हें मेरी बात का शायद यकीन न आए, लेकिन सच ये है कि मनी लाल दहशतगर्दी के इस कैंप का इंचार्ज है। उसने दहशतगर्दी के ऐसे ऐसे तरीके ईजाद किए हैं कि शैतान भी कांप कर रह जाए। बड़े बड़े सरकारी अफसर, मिनिस्टर, यहां तक कि राजस्थान का चीफ मिनिस्टर भी इसके दबाव में है। वो सब इससे खौफजदा हैं। मनी लाल ने अपने गिरोह की ताकत का एक बहुत मजबूत गढ़ कायम कर लिया था। अपनी इस ताकत और इख्तियारात से नाजायज फायदा उठाते हुए इसने उन चंद सरकारी अफसरों को भी खत्म करवा दिया जिन्हें इसकी इस सरगर्मियों से इख्तिलाफ था, लेकिन अब इसकी ताकत का ये हिसार नहीं रहा। मैंने इसमें दरारें डाल दी हैं। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, इसमें शुबा नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू से इख्तिलाफ रहे हैं और यही इख्तिलाफ 3 बड़ी जंगों का बाइस बन चुके हैं। लेकिन इन जंगों में नुकसान किसका हुआ? अवाम का नेहरू खानदान का कोई फर्द किसी जंग में मारा गया है? नहीं देवी। कुर्बानी का बकरा तो अवाम को बनाया जाता है। तोपों के गोले हम पर बरसते हैं, घर हमारे उजड़ते हैं, औरतें हमारी बेवा और बच्चे हमारे यतीम होते हैं। इन बदमाशों के घरों में तो इस वक्त भी रक्स ओ सरवर की महफिलें ही होती हैं जब अवाम जंग का अजाब सह रहे होते हैं। और ये कैसी सियासत है कि अपने कदम जमाए रखने के लिए दूसरे मुल्कों के बेगुनाह शहरियों पर गोलियां बरसाई जाएं। अगर तुम्हारे शहरों में सड़कों पर चलते फिरते मासूम और बेगुनाह लोगों को अचानक गोलियों से भून दिया जाए, रोजाना हर गली से 10-10 लाशें उठने लगें, मौत के खौफ से वो रौनक वाली गलियां और बाजार अलिफाजिर जाएं, तो तुम क्या सोचोगी? नहीं देवी, ये सियासत नहीं। ये लोग सियासतदान नहीं हैं। ये तो वो जुनूनी हैं जो हर कीमत पर अपना इक़्तिदार कायम रखना चाहते हैं। उन्हें इस बात से कोई गरज नहीं कि उनकी मसनन इक़्तिदार के नीचे कितने बेगुनाहों की लाशें बिछी हुई हैं। मैं एक बार फिर खामोश हो गया। देवी खामोश बैठी थी, मेरी सूरत देख रही थी। इसके चेहरे के तासुरात हर लम्हा बदल रहे थे। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, मैं पाकिस्तान का एजेंट, जासूस और दहशतगर्द नहीं हूं। मुझे भी पाकिस्तान से अगवा करके यहां लाया जा रहा था ताकि मेरी ब्रेन वॉशिंग करके दहशतगर्दी की तरबियत देकर मुझे इंसानी हथियार बना दिया जाए और मैं पाकिस्तान वापस जाकर अपने ही लोगों पर मौत बरसाऊं। ये करिश्मा ही मुझे लेकर आई थी, लेकिन मैं इनके चुंगल से भाग निकला। और अगर मैं उन लोगों को बचाने के लिए इन जुनूनियों के खिलाफ महाज आराई हो गया हूं तो मैंने गलत किया है। अपने दिफा का हक सबको है, खा उसका ताल्लुक किसी भी कौम से हो। मैं जानता हूं कि सिर्फ चंद जुनूनियों को खत्म करके अमन कायम नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ अरसे के लिए ही सही उनके कदम रोके जा सकते हैं। अब तुम ही बताओ, मेरी जगह अगर तुम होती तो क्या ये सब कुछ न करती? बल्कि तुम तो खुद इस किस्म की सूरत हाल का शिकार हो। तुम्हारा ताल्लुक यकीनन एक शरीफ घराने से है, मगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। वो कोई भी था, क्या इन लोगों से अलग हो सकता है? नहीं, ये सब एक हैं। उनका तरीका वारदात मुख्तलिफ है। मनी लाल और उसके आदमी लोगों को जिंदगी से महरूम कर देते हैं और तुम्हारे साथ ज्यादती करने वाले ने तुम्हारी मुआशरती जिंदगी की हत्या कर दी। तुम्हारी मर्जी और इरादे का कोई दखल नहीं। तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाया गया है जहां तुम खुद अपनी नजरों से भी गिर गई हो। क्या तुम्हारे सीने में अपनी इस बर्बादी के इंतकाम की आग नहीं भड़क रही? क्या तुम खामोश रहोगी और सारी जिंदगी तवाइफ बनी रहोगी? नहीं देवी, नहीं। तुम एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती हो। तुम यकीनन बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहती हो, दूसरों के सामने सर झुकाकर नहीं, बल्कि उठाकर चलना चाहती हो, दूसरों की आंखों में आंखें डालकर चलना चाहती हो। मैंने तो नहीं कह रहा देवी। मैं कुर्सी से उठकर उसके करीब पलंग की पट्टी पर बैठ गया। देवी चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर उसने आगे झुककर अपना सर मेरे कंधे पर टका दिया। मैं अपनी हर बर्बादी को कभी नहीं भूली, वो सिसकी भरते हुए बोली। लेकिन मैं एक कमजोर और मजबूर औरत क्या कर सकती थी?
ہمارے معاشرے میں تو جو عورت جوان اور حسین ہو اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ اگر وہ اکیلی اور بے سہارا بھی ہو تو بھیڑیے اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اپنے باس سے دھوکہ کھانے کے بعد شاید میں سنبھل جاتی، مگر میں خونخوار بھیڑیوں کے حصار میں پھنس چکی تھی۔ وہ میرے بعد مرد اور محافظ بن کر میری بوٹیاں نوچتے رہے اور میں کچھ نہ کر سکی۔ میں اب بھی اپنا انتقام لینا چاہتی ہوں، مگر کس سے لوں؟ دیوی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ جس نے تمہیں اس راستے پر ڈالا تھا، میں نے جواب دیا، اسے تو احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کر چکا ہے۔ وہ تو اب بھی عیش کر رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری طرح کئی اور لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہو۔ کاش میری یہ آشا پوری ہو سکتی۔ میں نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ دیوی سہم کر سرک گئی۔ اب ہمارے درمیان کا موضوع بھی بدل گیا تھا۔ اس نے میری قمیض کے بٹن کھول دیے اور میرے بالوں بھرے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میری کیفیت ایسی تھی جیسے کسی تالاب میں پانی کی پرسکون سطح پر کنکر پھینک دیا گیا ہو۔ ہیجان خیز لہریں میرے اندر چاروں طرف پھیلنے لگیں۔ دیوی کے سانسوں کی گرمی نے میرے اندر آگ سی بھڑکا دی، اور یہ آگ اس طرح پھیلی کہ میرے لیے اس پر قابو پانا اب مشکل ہو گیا، اور میں شعلوں میں گھرا ہوا اس الاؤ میں جلتا رہا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور دیوی کو بھی بیڈ سے اتار کر کھڑا کیا۔ میں دیوی کی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتا، ان کا چہرہ ہاتھوں میں لیے انہیں تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بار پھر میری نظر دیوی سے ملی اور ان کی نظروں میں مجھے ان کا درد نظر آیا، اور پیار سے لبریز ان کی آتما کا وہ فریاد جو میرے دل کو چیرتے ہوئے جا رہا تھا۔ میں انکار میں سر جھکا رہا تھا، مگر ان کی بات کا جواب مجھ سے دیتے نہ بنا۔ دیوی لگاتار میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جیسے وہ امید لگا رہی تھی مجھ سے۔ میرا دل بھی ان کی نظروں کے آگے پگھل سا گیا، اور ان کے لرزتے ہونٹوں پر آہستہ سے میرے ہونٹ آ لگے۔ میں دیوی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے پیار کرنے لگا، اور دیوی کے ہاتھ بھی میرے سر پر آ گئے۔ دونوں کے اندر جذبات کا طوفان ہر سوچ کو ختم کرتا ہوا ہم دونوں کو اپنے ساتھ بہاتا چلا گیا۔ دیوی بھی کچھ اسی طرح سے جواب دے رہی تھی جیسے برسوں بعد بچھڑنے کے بعد دو پریمی واپس ملے ہوں۔ جاری ہے۔